नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है प्रयागराज। हुआ कुछ यूं कि 23 अगस्त 2025 को प्रयागराज के थाना नवाबगंज में वहाँ की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बबली ने थाने पर कोई शाम को 8 बजे आके ये सूचना दी कि उनके पति रणधीर यादव, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो एक दिन पहले से यानी 22 अगस्त से शाम को अंतिम बार वो एक ढाबे पर देखे गए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने पूछा उन्हें किसी पर शंका है। उन्होंने कहा साहब मुझे 2 लोगों पे शंका है, जिनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे पति का अपहरण किया है। एक तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर उदय हैं और दूसरा है पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी राम सिंह। उदय को वहाँ लोकल लोग डॉक्टर डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर उदय हैं, जबकि वो बेसिकली कंपाउंडर था। जो वो झोला छाप होते हैं देहात में, उनको बड़ी इज्जत से डॉक्टर साहब ही कहा जाता है। खैर, पुलिस के लिए ये बहुत ही गंभीर बात थी, क्योंकि रणधीर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और उनकी पत्नी बबली, जिन्होंने एफआईआर कराई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य थी। पुलिस परेशान हो गई, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। उसके भांजे ने ये बात बताई कि वो 22 तारीख की शाम को करीब 8 बजे के आसपास वो पास के एक बाजार के ढाबे पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई। भांजे दीपेश यादव ने ये बताया था कि मऊएमा के पास एक ढाबे में उनको देखा गया था, जबकि रणधीर यादव, उनका परिवार गांव मोहम्मदपुर हथिगमा में का रहने वाला था। खैर, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर जब लिखाई गई तो पुलिस इन दोनों की तलाश करने लगी, लेकिन इन दोनों का कुछ पता नहीं लग रहा था। पुलिस को भी ये शंका हुई कि ज़रूर ये दोनों अगर गायब हैं तो इन्हीं लोगों के आसपास या इर्द गिर्द रणधीर यादव का पता होना चाहिए। काफ़ी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो कुछ भी पुलिस पता नहीं लगा पाई। वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से मऊआइमा के पास, जहाँ वो ढाबे में देखे गए थे, और वहाँ अपने भांजे से कहा था मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं लौटे। बहरहाल 24 अगस्त को, 23 तारीख को उन्होंने एफआईआर लिखाई कि 22 तारीख से गायब हैं, और 24 तारीख को चित्रकूट पुलिस की तरफ से ये सूचना दी गई कि ये एक स्कॉर्पियो वहाँ लावारिस हालत में मिली है चित्रकूट के जंगलों में, जिनके नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ी के भीतर रखे हुए कुछ कागज़ों से इसका पता लगता है कि इसके मालिक रणधीर यादव हैं। खैर, पुलिस को इतनी सूचना मिली, पुलिस को लगा कि अब हमारा केस आगे बढ़ेगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ उसने देखा कि ये रणधीर की ही गाड़ी है। लोगों ने बताया कि ये रणधीर की ही गाड़ी है, लेकिन वो चित्रकूट कैसे पहुँची इसका पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। बहरहाल उसको लगा कि जब यहाँ हैं तो हो सकता है आसपास जंगलों में, आसपास का बहुत बड़ा जंगल है, बीहड़ है, तो वहाँ पर शायद रणधीर यादव का कुछ पता लग सके। पुलिस 27 तारीख तक उसकी कॉम्बिंग करती रही, कई कई टीमें, क्योंकि दबाव था, प्रयागराज की पुलिस पर दबाव था, और फिर पुलिस ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 27 तक
रणधीर यादव का पता बिल्कुल नहीं लगा। इसी बीच में 28 अगस्त को, आप सीक्वेंस समझिएगा, 22 को वो गायब हुआ, शाम को 8 साढ़े 8 बजे अंतिम बार महुआइमा में देखा गया। 23 तारीख की शाम को 8 बजे उसकी पत्नी बबली ने एक एफआईआर लिखाई, जिसमें उसके अपहरण की आशंका जताई उसने। उसके बाद 24 को स्कॉर्पियो मिल गई। 25, 26 और 27 को पुलिस चित्रकूट के जंगलों में उसकी तलाश करती रही कि शायद अगर हो सकता है जिंदा मिल जाए, हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो तो उसकी लाश बरामद की जाए। 28 अगस्त को नामजद एक मुलजिम राम सिंह दोपहर में 2:30 बजे पकड़ लिया गया। पहले उससे पूछताछ की गई, वो अनभिज्ञता व्यक्त करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस अपने पर आ गई तो थोड़ा थोड़ा करके उसने सारी कहानी बता दी। कहानी का पहला पार्ट जो था, उसने जो ये बताया कि साहब 11 जुलाई को ये जो डॉक्टर को आप ढूंढ रहे हैं, इसकी पत्नी अंजलि की लाश इसके घर में मिली थी, लेकिन जल्दबाजी में पूरे घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को कोई इत्तला नहीं की, जबकि उसे पता था, राम सिंह ने कहा कि घर वालों को पता था कि उसे जहर देकर मारा गया है। खैर, पुलिस ने पूछा कि ये क्या बात हुई, क्यों जहर दे के मारा गया, तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि रणधीर, राम सिंह और डॉक्टर, ये तीनों बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त थे। और एक दिन, अच्छा, ये दोनों गहरे दोस्त थे। रणधीर दबदबे वाला था, जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, गाड़ियों के काफिले से चलता था, 10-20 आदमी उसके पास उसके साथ चलते थे। पैसों की बहुत ज़्यादा कमी उस पर नहीं थी, पर्याप्त या भरपूर पैसा उसके पास था। और धीरे धीरे घर में ये पता लगने लगा कि डॉक्टर जो उदय था, जो कंपाउंडर था, जिसको डॉक्टर कहते थे लोग, उदय की पत्नी अंजलि से उसके धीरे धीरे संबंध होने लगे। इस बात का शक उदय को बीच बीच में हुआ। हालांकि बहुत गहरे दोस्त थे, जो शाम वाले दोस्त होते हैं, देर रात वाले, ये वो वाले दोस्त थे। जब उसको पता लगा तो उसने अंजलि से ये बात पूछी, उसे डांटा भी। अंजलि ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई में ही इस बात को तस्दीक करने के लिए कि ये जो बात लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, वो अपनी पत्नी के साथ नैनीताल जाने की बात उसने रणधीर को बताई कि अंजलि जिद कर रही है, काफ़ी दिन से यहीं घूमते घूमते परेशान हो गए हैं और अब हम लोग नैनीताल घूमने जाएंगे। रणधीर ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी यहाँ लोगों के बीच रहते रहते, काम कराते कराते परेशान हो गए हैं। तीनों लोग गए वहाँ नैनीताल। नैनीताल में पहले रणधीर ने कहा कि 2 कमरे बुक करा लेंगे, एक में तुम पति पत्नी रहना, एक में हम रहेंगे। दिमाग में उसके कुछ और था, लेकिन गाड़ी में ही बैठे बैठे व्हाट्सएप से अंजलि ने कहा कि नहीं, एक ही कमरा बुक कराओ। फिर तीनों के लिए एक ही कमरा नैनीताल में बुक कराया गया। फिर रात में इन लोगों ने, दोनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद उदय ने ये नाटक किया कि उसे शराब बहुत चढ़ गई है, वो लेट गया, चद्दर ओढ़ के लेट गया। और उसके बाद रात में रणधीर और उदय की पत्नी अंजलि ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मजबूत आदमी था और बड़ा दबदबे वाला आदमी था रणधीर, इसलिए वहाँ कुछ नहीं बोला। लौट कर आया, उसने पहला काम किया, अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया। उसके मरने के बाद उसने अपनी माँ और भाई विजय से ये बात शेयर की कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और उसने नैनीताल के उस होटल की सारी बात बताई। फिर सब ने मिलकर तय किया कि हम रणधीर को मारेंगे। उसने दोस्ती में दगा किया है, उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारा घर बर्बाद किया है, हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। फिर ये कहा कि वो धीरे धीरे करके इस बात की प्लानिंग करता रहा डॉक्टर उदय कि कैसे इसको मारा जाए। फिर 23 अगस्त की शाम को करीब 5:30 बजे रणधीर को
उदय ने बुलाया। पुलिस ने पूछा क्या कहकर बुलाया, तो राम सिंह ने बताया कि हम लोगों ने रणधीर को ये कहा कि हम चित्रकूट चलकर पार्टी करेंगे। यहाँ पार्टी करने में 10 लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, 4 और बैठ जाते हैं और सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। हम लोग चित्रकूट चल के वहाँ पार्टी करेंगे। और ये भी कहा कि किसी को कुछ मत बताना, घर में किसी को पता लगेगा, किसी को कोई अर्जेंसी होगी तो वो फ़ौरन फ़ोन कर देगा, सारा मज़ा पार्टी का किरकिरा हो जाएगा। इस बात पर रणधीर राजी हो गया। इसके बाद रणधीर की स्कॉर्पियो से ये लोग चले। रास्ते में मिठाई, नमकीन और तमाम शराब खरीदी गई, तमाम बियर की बोतलें और तमाम शराब खरीदी गई। और प्लान के हिसाब से ही उदय का भाई विजय पीछे पीछे उसी रूट पर दूसरी स्कॉर्पियो से आ रहा था। राम सिंह ने वही बताया कि हम लोगों ने कई बोतल शराब और बियर ली और स्कॉर्पियो में ही शराब पीने का सिलसिला शुरू हुआ। जानबूझकर उदय ने जल्दी जल्दी पैग बना के रणधीर को शराब पिलानी शुरू कर दी। जब रणधीर पर नशा हावी होने लगा तो संभवतः उसे भी खतरे का एहसास होने लगा। वो अचानक ये कहने लगा कि नहीं, मैं चित्रकूट नहीं जाऊंगा। सब लोगों ने मिलकर समझाया कि भाई पार्टी है, पहले से तय है और तुमने हाँ कही थी तभी हम लोग चले, पहले ही मना कर दिया होता तो कभी नहीं जाते। बहरहाल वो मान नहीं रहा था। वो कह रहा था गाड़ी रोको, मुझे उतारो, मुझे चित्रकूट नहीं जाना है। संभवतः उसे किसी अज्ञात भय का या खतरे का अंदेशा हो गया था। फिर उसके सिर पर उदय ने रॉड मार दी और बाद में राम सिंह ने बताया कि उसने उदय का गला घोट दिया। फिर आगे क्या हुआ ये पूछने पर बताया कि उसकी सिर पर जब राड से वार कर दी और चूंकि गाड़ी उस समय प्रयागराज कौशाम्बी रूट पर अंधेरे में चल रही थी, ऐसे में हम लोगों ने मिलकर रणधीर को पकड़ लिया। मैं और उदय, राम सिंह बता रहा है कि मैं और उदय रणधीर का गला घोटने लगे। 2 मिनट तड़पने के बाद उसका शरीर शांत हो गया। रणधीर की लाश को स्कॉर्पियो की पीछे की सीट पर डालकर राम सिंह गाड़ी को चलाने लगा। राम सिंह ने इसके बाद बताया कि इसके बाद हमने कहीं भी गाड़ी को नहीं रोका। करीब 1 घंटे तक स्कॉर्पियो में लाश लेकर सड़क पर गाड़ी दौड़ाते रहे। सब लोग बची हुई शराब पीने लगे। इधर उदय का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो लाश पर भी थप्पड़ों और चप्पलों की बरसात करता जा रहा था, गालियां दे रहा था। अपनी पत्नी के संबंधों को लेकर वो उसे भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां, उसे क्या उसकी लाश को गालियां देता जा रहा था। उसके बाद वो पूरा मुफ्ती इलाके में पहुँचे। वहाँ पर बमरौली रेलवे स्टेशन के आउटर पर गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी। गाड़ी को पटरी के बगल में, सड़क से थोड़ा उतार कर पटरी के बगल में खड़ा किया और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर जाने वाली पटरी पर बमरौली स्टेशन के आउटर पर गाड़ी खड़ी की, लाश को खींचा और सूबेदारगंज स्टेशन पर जाने वाली रेलवे पटरी पर लाश रख दी और वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम चाहते थे कि लाश के चीथड़े उड़ जाएं। पटरी पर लाश यूँ रखी थी कि गर्दन, हाथ, पैर और धड़ सब अलग हो जाएं। यहाँ तक कि सिर भी उसका चकना चूर हो जाए ताकि पहचान उसकी मिट जाए। रात करीब 11:15 बजे उस ट्रैक पर डिब्रूगढ़ राजधानी गुजरी। जब ट्रेन गुजर गई, हम पटरी पर पहुँचे। मोबाइल की लाइट में देखा कि रणधीर की लाश के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन उदय का दिल नहीं भरा क्योंकि उसके 3 ही टुकड़े हुए थे या 4 टुकड़े हुए थे। शरीर का जो सबसे बड़ा हिस्सा धड़ था वो पूरा का पूरा साफ बचा हुआ था। उसने लाश के इस सिर के हिस्से को, एक हाथ के हिस्से को, पैर के हिस्से को, उसको इकट्ठा किया और इन टुकड़ों को फिर से रेलवे लाइन की पटरी पर रख दिया ताकि दूसरी ट्रेन गुजरने पर इसका नामो निशान मिट जाए। पुलिस ने फिर ये बताया कि ये कानपुर दिल्ली का रूट है। इस पर 24 घंटे में 204 गाड़ियाँ गुजरती हैं और फिर जब अगली गाड़ी गुजरी तो जो
टुकड़े थे उनके 8 और टुकड़े हो गए और पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया। कोई भी उसको देखकर, उसकी बॉडी को देख के उसकी पहचान नहीं कर सकता था। पुलिस ने पूछा कि फिर गाड़ी चित्रकूट कैसे पहुंची, स्कॉर्पियोज की? तो उसने कहा कि हमें ये लगा कि लाश को हम ठिकाने लगा चुके हैं, स्कॉर्पियो का क्या किया जाए। तो अब हम फिर उसको लेकर चित्रकूट गए ताकि वहाँ जंगल में इसे खड़ी करके इसमें आग लगा सकें। लेकिन रास्ते में, जंगल के रास्ते में चढ़ते समय गाड़ी खराब हो गई। प्लान हमने बदल दिया, वो फंस गई गाड़ी, आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसे फिर पूरी गाड़ी को जलाने का प्लान कैंसिल हो गया और गाड़ी को वहीं छोड़कर हम लोग पीछे आ रही विजय की स्कॉर्पियो से वापस प्रयागराज आ गए। पुलिस ने फिर राम सिंह से पूछा कि आखिर इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, क्या कारण रहा होगा? उसने कहा साहब, कारण वही है कि नैनीताल में रणधीर को अपनी पत्नी अंजलि से संबंध बनाते हुए डॉक्टर उदय ने अपनी आँखों से देख लिया था और करीब 2 महीने पहले बीच में ये हल्का हल्का सबकी जानकारी में होने लगा, क्योंकि रणधीर बार बार, पहले उतना नहीं जाता था लेकिन बार बार लगभग हर दिन रणधीर के घर जाने लगा। पहले तो सिर्फ दिन में जाके चला आता था, रात में भी उसके घर जाने भी लगा और कभी कभी देर रात रुकने भी लगा। तो अब जिस आदमी के साथ 15-20 आदमी चलते हैं, बात कहीं न कहीं से बाहर आती है। तो इस बात का शक डॉक्टर उदय को हो गया। डॉक्टर उदय, मैंने जैसा बताया कि उसको लेके नैनीताल गया, एक ही कमरे में तीनों लोग रहे और फिर उसने रात में रणधीर को अपनी पत्नी के साथ संबंध जो उसका था उसने अपनी नंगी आंखों से देख लिया। लेकिन नैनीताल से वापस आकर अंजलि अपने मायके उमरपुर नीमा धूमनगंज चली गई। वहाँ भी अंजलि और रणधीर की लगातार बात होती रही, लेकिन डॉक्टर उदय यादव ने बिल्कुल भनक नहीं लगने दी कि उसे सब कुछ पता हो गया और उसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। इसी बीच में 11 जुलाई को अंजलि की बॉडी अपने घर में पड़ी मिली। जल्दी जल्दी में उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन राम सिंह ने बताया कि उदय ने उसे जहर देके, चाय या दूध में जहर देके उसे मार दिया था और जल्दी जल्दी इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया कि उसका पोस्टमार्टम न होने पाए। फिर धीरे धीरे अंजलि और रणधीर की रिश्तों की बातें फैलने लगीं। सोशल मीडिया अकाउंट में उसके दोस्त टिप्पणी भी करने लगे। इसके बाद समाज में शर्मिंदगी के कारण उदय ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी इस बेइज्जती का बदला लेंगे। उसने भाई अपने विजय यादव को, अपनी माँ को और अपनी सास लीला यादव को पूरी बात बताई। फिर अपने दोस्त राम सिंह को उसने इस बात के लिए तैयार किया। लास्ट लोकेशन उदय की चित्रकूट में मिली। कानपुर में दबिश देने गई टीम, उसने उसको वहाँ बहुत तलाशने की कोशिश की लेकिन नहीं पता लगा। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डीसीपी यमुनानगर कुलदीप सिंह गुणावत। यंग अफसर है, मेरे साथ भी थोड़े दिन रहा है और काम करने का जज्बा भी है इसके अंदर। लेकिन चित्रकूट के उस लास्ट लोकेशन के बाद उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ। कानपुर के रिश्तेदार के यहाँ टीम गई, वहाँ भी नहीं मिला। परिवार और रिश्तेदार भाग गए। प्रयागराज में एक दोस्त से सुराग मिला, टीम वहाँ पर गई। 22 अगस्त को जो वो लापता हुआ था और 24 को उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई थी। 24 अगस्त को वो स्कॉर्पियो चित्रकूट के देवांगना के पास लावारिस हालत में मिली थी। नंबर प्लेट गायब थी। कागज़ भीतर, जो सीटों के पीछे पॉकेट्स होते हैं, उसमें कहीं कागज़ मिल गया जिससे उसकी पहचान हो पाई। लेकिन पुलिस को लाश का पता नहीं लग रहा था। खैर, राम सिंह की निशादेही पे वो जगह देखी गई जहाँ पर लाश के 8 टुकड़े रेलवे पटरी पे किए गए थे। फिर उसे पता किया गया तो रिकॉर्ड्स में उन 8 टुकड़ों का पता लगा था। लेकिन पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस को इत्तला की गई थी। उसने लाश के उन टुकड़ों को इकट्ठा किया था।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और 72 घंटे तक जब कोई क्लेमेंट नहीं आया तो उसका अंतिम संस्कार भी पूरा मुफ्ती की पुलिस ने कर दिया था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव सपा से समाजवादी पार्टी से कौड़िहार के जिला पंचायत सदस्य रहे थे। उनकी पत्नी बबली यादव भी सपा से कौड़िहार जिले में जिला पंचायत सदस्य बनी थी। करीब 2 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और करीब 4 साल पहले नवाबगंज के कछारी क्षेत्र में आगजनी के दौरान रणधीर यादव सुर्खियों में आया था। खैर, ये सब बातें हुई, पुलिस ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर उदय का भी कोई पता नहीं चला है, केवल राम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और फिर धीरे धीरे लोगों ने बताया कि रणधीर और अंजलि के बीच के अवैध संबंधों की कहानी तमाम कॉल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट और सर्विलांस से पता लग गई और इसीलिए शायद उसकी पत्नी बबली को भी, रणधीर की पत्नी बबली को भी पता था और उसी ने 2 लोगों के, ये सब जानते हुए कि यही हुआ होगा, 2 लोगों के खिलाफ FIR की थी। राम सिंह ने जब ये बताया कि अंजलि की मौत डॉक्टर उदय यानी उदय जो कंपाउंडर उदय है उसने जो जहर, उसके जहर देने की वजह से हुई थी, तो अब पुलिस नए सिरे से उसे हत्या मानकर नए सिरे से उसकी जांच कर रही है। खैर, बीजेपी की नेता थी, तमाम डेलीगेशन बड़े बड़े अधिकारियों से लखनऊ आकर मिला कि उन लोगों को सज़ा मिले, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है उदय का, जो इसका प्राइम सस्पेक्ट है, जो इसका असली कातिल है, जिसने ये हत्या प्लान की और हत्या एग्जीक्यूट की। आज की घटना, दोस्ती में दगा का यही हश्र होता है। मृतक राम सिंह और डॉक्टर उदय जो दरअसल कंपाउंडर था के बीच गहरी दोस्ती थी। ये 3 इतने गहरे दोस्त थे कि इनकी दोस्ती की मिसाल भी इलाके में दी जाती थी। रणधीर पॉलिटिकल व्यक्ति था, इलाके में उसकी धाक थी। पहले वो खुद जिला पंचायत सदस्य था, बाद में उसकी पत्नी बबली जिला पंचायत सदस्य हुई। दोस्त थे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। और इसी बीच रणधीर की निगाह डॉक्टर की पत्नी अंजलि पर पड़ गई। रणधीर का इलाके में दबदबा था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। 10-20 लोग हमेशा साथ में चलते थे। बस उसने अंजलि पे डोरे डालने शुरू किए और जल्दी ही उसकी मुराद पूरी हो गई। रणधीर का उदय के घर आना जाना अचानक बहुत बढ़ गया। साथ में चलने वाले सब एक ही दिमाग के होते हैं। लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा कि क्यों ये अब डॉक्टर के घर इनका बहुत आना जाना हो गया है। अच्छा, डॉक्टर उदय भी चूँकि तीनों दोस्त थे, एक ही चटिया के सदस्य थे, इसलिए डॉक्टर उदय को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि अचानक इसका मेरे घर क्यों आना जाना होने लगा है। उसने अंजलि से इस बाबत पूछताछ भी की। अंजलि ने साफ मना कर दिया। इस बात को चेक करने के लिए कि इस बात में या इस अफवाह में या ये जो लोग कह रहे हैं इसमें कितना दम है, डॉक्टर ने प्लान बनाया कि हम नैनीताल चलते हैं। उसने रणधीर से कहा कि अंजलि बहुत परेशान हो गई है घर में बैठे बैठे और हम भी कहीं बाहर नहीं निकल पाते। 2-3 दिन के लिए हम लोग अपनी गाड़ी से नैनीताल चलेंगे, वहाँ रुकेंगे, घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर 4-5 दिन में लौट आएंगे। रणधीर ने जब ये प्लान सुना, बाँछें खिल गईं उसकी। उसने कहा फिर तो हम भी चलेंगे। उसने कहा अपनी पत्नी को ले चलो। बोले नहीं नहीं बेटे, एक साथ इतने लोग कहाँ जाएंगे, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ। आप समझ गए होंगे क्यों वो इतनी जल्दी नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गया। फिर ये तीनों नैनीताल गए भी। रास्ते में जब नैनीताल नज़दीक आने लगा तो लोग होटल ढूंढने लगे। होटल में 2 कमरे बुक कराने की बात रणधीर करने लगा कि एक कमरे में मैं अकेला रहूँगा। हालांकि उसके पीछे भी गलत मंशा थी कि एक में ये पति पत्नी रहेंगे, रात में दारू पिएंगे, वो दारू पी के सो जाएगा, फिर पत्नी मेरे कमरे में आ जाएगी या मैं उसके कमरे में चला जाऊंगा। जो खुराफात इतने दिन से वो कर रहा था, वही खुराफात उसके दिमाग में चल रही थी। बहरहाल अंजलि ने उसको गाड़ी में बैठे बैठे ही व्हाट्सएप से बताया कि नहीं, एक ही कमरा करो,
2 कमरा करना ठीक नहीं है, क्योंकि होटल के लॉबी में कैमरे लगे होते हैं। इसलिए शक होगा, शक की गुंजाइश मत रखो। हम तीनों लोग एक साथ एक ही कमरे में रुकेंगे। कमरे में रणधीर और डॉक्टर ने शराब पीनी शुरू कर दी और डॉक्टर ने बहुत जल्दी ही ऐसा नाटक किया कि उसे बहुत ज़्यादा नशा हो गया है। वो वहीं बिस्तर पर उलट गया, उठाने पर भी नहीं उठा। फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे बहुत नशा हो गया है, मुझे सोने दो। चद्दर ओढ़ के वो सो भी गया, लेकिन चद्दर से वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखता रहा। थोड़ी देर में ही अंजलि और रणधीर शुरू हो गए और डॉक्टर सब देख ही रहा था। दोनों ने लिमिट क्रॉस कर दी। इसी बीच में डॉक्टर उदय उठा और उसने वॉशरूम जाने का नाटक किया। लौट कर आया तो उसने कहा कि अब पता नहीं नींद हमारी, जो नशा था हमारा, उतर गया। फिर से रणधीर ने कहा फिर पी लो। उसने कहा ना, अब नहीं पीऊँगा। फिर वो उस समय तो उससे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वापस लौट के आते ही 11 जुलाई को उसने पत्नी को अपनी जहर दे के मार दिया और पूरी बात उसने बताई अपनी सास को भी, अपनी माँ को भी और अपने भाई विजय को भी, और ये कहा कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, मुझे इसका बदला लेना है। फिर मैंने आपको बताया कैसे कैसे प्लान बनाया, पार्टी करेंगे, गाड़ी में ले गया, स्कॉर्पियो में गला घोटा, सिर पे रॉड मारी। उसके बाद फिर उसे रेलवे के पटरी के पास ले गया, वहाँ उसे पटरी पर डाला। पहले वो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आई, उसने 2 ही 3 टुकड़े किए, फिर टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर पटरी पे रखा, फिर उसके 8-10 टुकड़े बॉडी के हो गए। प्लान बिल्कुल ठीक था, सटीक था। और रणधीर का पूरा मुफ्ती थाने में ही अज्ञात में वो अंतिम संस्कार को प्राप्त भी हो गया। कुछ पता नहीं लगा। पता तब लगा जब 28 तारीख को 2:30 बजे राम सिंह की गिरफ्तारी हुई। अभी तक डॉक्टर नहीं पकड़ा गया है। डॉक्टर के पकड़े जाने के बाद शायद इसमें जानकारी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो। एक भजन है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये तो मुहावरा है, बड़ा फेमस मुहावरा है, लेकिन इसी पर एक भजन किसी ने लिखा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है भैया जाकर उसके घर को देखो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।